हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। ये क्वेश्चन जो है हम 5 मार्कर के हिसाब से करेंगे। आंसर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्रोविजन से। तो इसमें ऑर्डर 15 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है उन सर्कमस्टांसेस के लिए जब केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सकता है फर्स्ट हियरिंग पे। इसमें हमारे पास जो है फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस हैं। फर्स्ट आ गया हमारे पास पार्टीज नॉट इन इशू। रूल 1 एंड रूल 2 में जो है ये इंक्लूडेड है। तो जब पार्टीज जो है वो इशू में नहीं होते हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो रूल 1 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जब पार्टीज जो हैं वो इशू पे नहीं हैं किसी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ से रिलेटेड, तो कोर्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है सूट को फर्स्ट हियरिंग पे। ऐसे केस में अगर मोर डिफेंडेंट्स हैं देन वन, मतलब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं और वन ऑफ देम एडमिट द क्लेम, और उनमें से कोई एक डिफेंडेंट जो है एडमिट कर लेता है क्लेम जो है प्लेंटिफ का, कोर्ट जो है वो प्रोनाउंस कर सकती है जजमेंट उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट और डिक्री जो है ड्रॉ की जा सकती है जैसा कि एडमिशन हुआ है जिस भी पोर्शन से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड। तो सूट जो है देन प्रोसीड की जाएगी अगेंस्ट जो है रिमेनिंग जो है डिफेंडेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पहला जो फर्स्ट हियरिंग होती है जहाँ पे केस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे भी जो है डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है केस। फर्स्ट जो है हमारे पास की पार्टीज इश्यूज पे नहीं है, और जो दूसरा आ गया हमारे पास कि किसी डिफेंडेंट ने जो है क्लेम जो एडमिट कर लिया है क्लेम, तो वहाँ पे भी जो है कि ये जो सूट है डिस्पोज ऑफ हो जाएगी फर्स्ट हियरिंग में। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास नो फर्दर एविडेंस रिक्वायर्ड, कि आगे कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आ गया रूल 3 में। यहाँ पे जहाँ पे इश्यूज जो हैं वो फ्रेम हो चुके हैं और कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है कि कोई फर्दर एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है डिसीजन के लिए सूट का, और जो पार्टीज हैं वो एक ही टाइम पे अड्यूस कर सकते हैं अपने अपने एविडेंसेस, और जो कोर्ट है वो डिटरमाइन करेगा इस इशू को और प्रोनाउंस करेगा जजमेंट उसके अकॉर्डिंग। हाउएवर अगर समन्स जो है वो सर्व किए गए हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए, कोर्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देगा सूट को रूल 3 के अंडर ओनली इफ, पहला आ गया पार्टीज या उनके प्लीडर प्रेजेंट हैं, दूसरा आ गया दोनों में से कोई भी जो है ऑब्जेक्ट नहीं करता है इसको। तो इसमें क्या हो, सेकंड केस में क्या होता है हमारे पास कि जो कोर्ट है वो फर्स्ट हियरिंग पे सारे के सारे जो है एविडेंसेस ले लेगा, उसके बाद जो है इशू डिटरमाइन करेगा उन एविडेंसेस पे। लेकिन एविडेंस जो है कोर्ट तभी जो है ये जो प्रोसीजर है वैलिड माना जाएगा या तो पार्टी या फिर जो उसका प्लीडर है वो प्रेजेंट है, और दोनों में से कोई भी जो है इस चीज़ को जो है ऑब्जेक्ट नहीं करता है और वो प्रोसीड करते हैं कोर्ट के इस डिसीजन के साथ। तो यहाँ पे जो है तो फर्स्ट हियरिंग पे ऐसे भी डिस्पोज ऑफ हो सकती है सूट। थर्ड आ गया हमारे पास फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस। तो रूल 4 जो है हमारे पास वो बताता है कि जहाँ पे समन्स जो हैं वो सर्व किए गए थे फाइनल डिस्पोजल के लिए केस की, कि समन्स भेजे गए हैं कि इस डेट को जो है फाइनल डिस्पोजल होगा केस का, और ईदर पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी फेल हो जाती है अपने एविडेंस प्रोड्यूस करने में बिना कोई सफिशिएंट कॉज के, तो कोर्ट जो है प्रोनाउंस कर देगा उसी टाइम पे जजमेंट जो है उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने जो है एविडेंस जो है प्रोड्यूस नहीं किए हैं। सो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें 10 मार्कर या 15 मार्कर आने के कोई चांसेस नहीं है। इनफैक्ट आज तक ये 5 मार्क्स में भी नहीं आया है, बट ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है कि अगर कोई भी आपके पास आउट ऑफ नोवेयर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे ऑर्डर 15 का कोई भी क्वेश्चन आता है और जिन स्टेट्स में जो है बेयर एक्ट अवेलेबल होती है वहाँ पे सीधा बेयर एक्ट उठा के बेयर एक्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको बेयर एक्ट की हर एक प्रोविजन से जो है हेडिंग निकालनी है और उसके बाद जो है जिस्ट लिखना है उस प्रोविजन का। तो ऐसे जो है एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बेयर एक्ट से जो है हेल्प नहीं ली है और आपको ऑलरेडी ये आंसर आता था। तो जो हेडिंग है और उसके बाद जिस्ट लिखना है, हेडिंग जिस्ट लिखना है, ऐसा अगर आप फॉलो करते हैं ये वाला जो मेथड है तो इसमें आपके जो है मार्क्स इंक्रीज होते हैं और ज़्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये क्वेश्चन एज एन इलस्ट्रेशन किया है हमने कि कोई भी क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता है और बेयर एक्ट में अवेलेबल है, तो आपको एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं लिखना है, वहाँ से हेडिंग्स उठा के, जैसे इसमें हमने जो फर्स्ट रूल है और सेकंड रूल है दोनों को मर्ज करके एक ही हेडिंग के अंदर डाला है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी थोड़ा सा क्रिएटिव होके भी अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।